हाँ, अपनी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी की क्लासों में जैसा कि आपको पता है हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा देख लिया था कि किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और किस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया थी जिसे महाभियोग कहा जाता था उसके बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है हमारी उस क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों अर्थात राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं उन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो पावर है इसका वह कहलाता है सामान्य शक्तियां अथवा सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी होती है आपातकालीन शक्तियां जिसको इमरजेंसी पावर्स भी कहा जाता है। बात करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में कि सामान्यकालीन शक्तियां होती क्या है। तो सामान्यकालीन शक्तियां ऐसी होती है जिसमें सबसे पहला देखा जाएगा कार्यपालिका शक्तियां, यानी ऐसे पावर्स जो राष्ट्रपति को कार्यपालिका के संबंध में प्राप्त हैं, यानी कार्यपालिका में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, वह सारे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहलाती हैं। इसके बाद बात करेंगे विधायी शक्तियां, अर्थात जो व्यवस्थापिका है अथवा अपनी विधायिका जिसे संसद कहा जाता है, उस संसद के बारे में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, उनको कहा जाएगा विधायी शक्तियां। इसके बाद बात करेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, एक विशेष शक्ति होती है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बात करेंगे अध्यादेश क्या होता है। तो देखो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है अर्थात संसद की मीटिंग नहीं है, संसद में सत्र या अधिवेशन नहीं चल रहा है और उस समय राष्ट्रपति को लगे, यानी एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब राष्ट्रपति को लगे कि नहीं कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून अति आवश्यक है, बनाना जरूरी है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, एक अस्थायी कानून बना सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक अस्थायी कानून बना सकता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश किस प्रकार जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है, उसकी अवधि क्या होती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसको हम सारा इसमें समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे वीटो शक्ति की कि देखो वीटो शक्ति क्या होती है कि राष्ट्रपति के पास जैसे क्या होता है कि संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यह दोनों सदन क्या करते हैं, किसी विधेयक को पारित करते हैं, है ना, किसी विषय पर चर्चा करके उस विधेयक को पारित करेंगे और उस विधेयक को पारित करने के बाद दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात वह विधेयक कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। क्लियर। और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर लेता है तब तो वह अधिनियम अथवा कानून बन जाता है। ठीक। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है, वह चाहे तो उस विधेयक को पारित करें अथवा वह चाहे तो उस विधेयक को वापस लौटा भी सकता है। तो जो शक्ति होती है, जिस शक्ति के तहत इस कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है वीटो शक्ति। क्लियर। इसको हम आगे समझेंगे और बात करेंगे न्यायिक शक्ति अर्थात न्यायपालिका से संबंधित राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है, वह सारे हमारे आएंगे न्यायिक शक्ति के अंदर। इसके बाद दूसरी जो शक्ति पढ़ेंगे उसको कहा जाता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति यानी इमरजेंसी पावर। तो आपातकाल के अंदर राष्ट्रपति का सबसे पहला अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति शासन और तीसरी है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों को भी हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जब इनको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। ठीक। ये जो शक्तियां हैं दो प्रकार की हैं, मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। अब सामान्यकालीन शक्तियों में हम सबसे पहले देखेंगे कार्यपालिका की शक्तियां, अर्थात कार्यपालिका के संबंध में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों को कहा जाएगा कार्यपालिका की शक्तियां। क्लियर। तो सबसे पहले देखें कार्यपालिका के अंदर कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि लोकसभा में जो बहुमत साबित कर देगा, जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत साबित कर देगा, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। पहला है प्रधानमंत्री नियुक्त करना। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले क्या किया कि राष्ट्रपति ने बहुमत दल का जो नेता था उसको प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर राष्ट्रपति क्या करता है, अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्लियर। तीसरा अधिकार देखिए कार्यपालिका के संबंध में। देखो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कार्य जो है मैंने आपको पहले भी बताया, कार्यपालिका में एक तो वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है ना। तो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कैसे करेगा, जो बहुमत दल का नेता होगा यानी जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा उस व्यक्ति को क्या बना देता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है, ना ही मनोनीत होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्वाचित तो वो होगा जो इलेक्शन लड़के आएगा और मनोनीत जिसे अपनी मर्जी से मनोनीत किया जाता है, कोई पद दे दिया जाता है, वो मनोनीत कहलाता है। और नियुक्त वो होता है जिसको किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है, उसको कहा जाता है नियुक्त। ठीक। अब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अपने मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक।
इसके बाद क्या करता है राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी यानी देश का सबसे बड़ा कानून का जो अधिकारी होता है जिसे महान्यायवादी कहता है उसकी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अलग अलग राज्यों में क्या होते हैं राज्यपाल होते हैं, ठीक, उन राज्यपालों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होगा उपराज्यपाल होते हैं। राज्यों में तो होते हैं राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं और कुछ में क्या होते हैं आयुक्त होते हैं, है ना। तो उन प्रशासकों, उपराज्यपालों, आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा। कहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में। राज्यों में किसकी राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और देश में जो है विधि अधिकारी जिसे महान्यायवादी कहा जाता है उसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक एक अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। ये सारे जो कार्य है वो किसमें आते हैं कार्यपालिका की शक्तियों के अंदर। फिर बात करें कि राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है अलग अलग जितने भी देश हैं उन देशों में क्या करता है अपने राजदूतों की नियुक्ति करता है। ये सारे कार्य होते हैं कार्यपालिका की श्रेणी में। अब वे जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, ये राष्ट्रमंडल एक समूह है ना। राष्ट्रमंडल क्या है एक समूह है। उस समूह के जो सदस्य हैं यानी बहुत सारे देश है उन देशों का एक समूह है, उस समूह को कहा जाता है राष्ट्रमंडल। तो वे देश जो राष्ट्रमंडल के सदस्य है उन देशों में तो क्या करता है राष्ट्रपति उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है। यानी वे देश जो राष्ट्रमंडल समूह के सदस्य है उन देशों में तो राष्ट्रपति क्या करेगा उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेगा। और वे देश जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है वहां क्या करता है राजदूत की नियुक्ति करता है, जिसे अम्बेसडर कहा जाता है। आपने सुना होगा न्यूज में इसके बारे में बहुत सारा। बात करें राष्ट्रमंडल की तो राष्ट्रमंडल एक समूह है विभिन्न देशों का जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी और उसका मुख्यालय जो है वर्तमान में लंदन में स्थापित है। अब इसके अलावा राष्ट्रपति और क्या करता है कार्यपालिका में, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका में अलग अलग जो आयोग होते हैं जैसे लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, इन आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी जो किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। जैसे संघ लोक सेवा आयोग मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, ऐसे जैसे बड़े बड़े स्तर के केंद्रीय स्तर के जो आयोग होते हैं उन आयोगों के अध्यक्ष की और उसके उपाध्यक्ष की, इसके अलावा उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या करता है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन किसके द्वारा की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सारी हमने देखी कार्यपालिका के संबंध में सकता है कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि हमने देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के बाद उसके मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक। फिर राजदूतों की नियुक्ति करता है, अलग अलग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगली जो है शक्ति राष्ट्रपति की वह है विधायी शक्ति। अर्थात देखो सबसे पहले कार्यपालिका देखी, अब जो शक्ति है विधायी अर्थात व्यवस्थापिका के संबंध में राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार प्राप्त है, व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है उनके बारे में देखेंगे। तो देखो राष्ट्रपति की विधायिका अथवा व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों को विधायी शक्ति कहते हैं, ठीक। अब सबसे पहले विधायी शक्ति में राष्ट्रपति क्या करता है अनुच्छेद 85 जैसा कि आपको पता है हमने व्यवस्थापिका जब पढ़ी थी तब कहा था कि संसद जो व्यवस्थापिका अथवा जो संसद है उसके 3 अंग है, कहा था उसके 3 अंग जिसमें 2 तो सदन थे लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा कौन था राष्ट्रपति था। तो ये एक राष्ट्रपति का एक अधिकार है व्यवस्थापिका में। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ये पहले हमने देख लिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है संसद के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान कर सकता है। आहूत करना और सत्रावसान करना क्या होता है, यानी संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना तो कहलाता है आहूत करना और संसद के सत्र को समाप्त करना कहलाता है सत्रावसान करना। अर्थात राष्ट्रपति जब है राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है और संसद के सत्र को समाप्त कर सकता है, अर्थात संसद की बैठक को बुलाता है और संसद की बैठक को समाप्त कर सकता है। कौन कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। जैसा कि आपको पता है जब हमने लोकसभा पढ़ी थी तब उसमें देखा था कि लोकसभा अगर संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान के अनुसार नहीं चले, संविधान का पालन नहीं करे तब राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है और लोकसभा को निलंबित भी कर सकता है। ये चीज हमने व्यवस्थापिका जब पढ़ी उसके अंदर लोकसभा पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताई थी।
इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 86 की, 86 की। तो अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर कोई विधेयक संसद में लंबित पड़ा है यानी पेंडिंग पड़ा है, तो उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद को संदेश भेज सकता है, यानी उनको रिमाइंडर भेज सकता है उस विधेयक के संबंध में। इसके अलावा अगर दूसरा पावर देखा जाए विधायी शक्तियों में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 के तहत ही दोनों सदनों में सामान्य रूप से अभिभाषण दे सकता है। अगर चाहे राष्ट्रपति तो वह लोकसभा में भी अपना अभिभाषण दे सकता है और राज्यसभा में भी अपना अभिभाषण दे सकता है। ये तो थे सामान्य अभिभाषण। बात करें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कोई स्पेशल अभिभाषण जो कब होता है, अभिभाषण में संबोधन करना, उनको स्पीच देना, उनको कोई बात समझाना, अभिभाषण कहलाता है। बात करेंगे विशेष अभिभाषण की, तो राष्ट्रपति जो है नवनिर्वाचित सदन की प्रथम सत्र की पहली बैठक में अभिभाषण देता है। यानी जो राष्ट्रपति क्या करेगा, सदन जो नया सदन बना, उसकी जो नया सदन है, उस नए सदन की पहली जो बैठक होगी, नए सदन की पहली जो बैठक होगी, उस बैठक को क्या करेगा, संबोधित कर सकता है। क्लियर। इसके अलावा राष्ट्रपति नववर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक में भी अपना अभिभाषण दे सकता है। यानी सबसे पहले तो जो नई लोकसभा बनी या नया सदन बना, उस नए सदन में क्या करेगा, राष्ट्रपति पहली बैठक में अभिभाषण देगा। अनुच्छेद 85 देखा, 86 देखा और 87 देख लिया विधायी शक्तियों में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। और अनुच्छेद 108 का जैसा कि आपको पता है, ये शायद आपने पढ़ा हुआ है जब आपने संसद की शक्तियाँ पढ़ी थी, और जब उस संसद की शक्तियों के अंदर हमने पढ़ा था दोनों सदनों की समान शक्तियाँ, तो उस समय मैंने आपको एक बात कही थी कि जो साधारण विधेयक होता है, मैंने आपको विधेयक भी समझाया था कि जो साधारण विधेयक होता है वह साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक। लेकिन उस समय एक बात स्पेशल कही थी कि जब साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए अथवा गतिरोध उत्पन्न हो जाए, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अर्थात संयुक्त जॉइंट मीटिंग बुलवाता है, ठीक। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यह भी एक राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो है संसद के दोनों सदनों की साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन जो है बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत करता है ऐसा राष्ट्रपति। इसके बाद बात करें हम राष्ट्रपति के बारे में ही कि राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनयन भी करता है। जैसा कि हमने नियुक्ति पढ़ी थी, है ना, व्यवस्थापिका में जो विधायिका में नियुक्ति पढ़ी हमने, प्रधान जो ये राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसके अलावा जो है राष्ट्रपति मनोनयन भी करता है। और जैसा आपको पता है, हमने राज्यसभा पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनयन करता है। अलग अलग क्षेत्रों से करता है, कला है, कुछ विज्ञान है, कुछ साहित्य है ना। तो उन क्षेत्रों से राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। यह भी एक राष्ट्रपति की शक्ति है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार राज्यसभा में मनोनयन करता है, तो लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों का जो आंग्लो भारतीय समुदाय से होते हैं उनका क्या करता है, मनोनयन करता है। और ये 2 सदस्यों का मनोनयन जो है अनुच्छेद 331 के तहत करता है। ये बात मैंने आपको जब लोकसभा पढ़ाई और राज्यसभा पढ़ाई थी तब क्लियर कर दी थी, ठीक है। और वर्तमान में जो है ये आंग्लो भारतीय समुदाय का जो मनोनयन होता है, जो होता था पहले, उसको क्या है कि संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था, उसके तहत क्या कर दिया, उसका जो प्रावधान था, जो आंग्लो भारतीय समुदाय का जो लोकसभा में मनोनयन का प्रावधान था, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। ये बातें सारी मैंने पढ़ा रखी है आपको, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ है। अब एक बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जब कोई विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, माना है कोई विधेयक हमने लोकसभा में रखा, लोकसभा से राज्यसभा में पारित हुआ, और राज्यसभा के पश्चात उस विधेयक को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। और जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देता है, अर्थात जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर लेता है, तो वह विधेयक एक कानून अथवा अधिनियम का रूप ले लेता है ना। तो संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अर्थात यह भी राष्ट्रपति की एक शक्ति है कि वह संसद से जो विधेयक पारित होता है उसको क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। अब संसद द्वारा पारित विधेयकों में से धन विधेयक के अतिरिक्त समस्त विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है, जैसा कि आपको पता है धन विधेयक भी हमने पढ़ा था लोकसभा की शक्तियों के अंतर्गत। तो धन विधेयक जो है, उस धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को राष्ट्रपति क्या है कि पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास लौटा सकता है। बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन वह धन विधेयक को स्वीकृति दे इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। यानी राष्ट्रपति इस चीज के लिए बंधा हुआ नहीं, वह बाध्य नहीं है कि वह धन विधेयक को स्वीकृति दे, लेकिन वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ये सारी चीजें जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाई, संसद की शक्तियां पढ़ाई, तब आपको समझा दी थी। जैसा कि आपको पता है हमने कार्यपालिका की शक्तियां पढ़ ली, हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ ली। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश किसको कहा जाता है, सबसे पहली बात
तो अध्यादेश एक ऐसा आदेश होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, अर्थात संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और उस दौरान राष्ट्रपति को लगे कि किसी कानून की अत्यधिक आवश्यकता है ना, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, इमरजेंसी कुछ कंडीशन आ जाए, तब राष्ट्रपति को लगे कि हमें कोई कानून बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से एक अस्थायी कानून बना देता है। एक राष्ट्रपति जो है स्वयं कानून बना देता है, उस कानून को कहा जाता है अध्यादेश। देखो आगे समझे इस बात को। सबसे पहले बात करेंगे अध्यादेश के बारे में कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 123 में किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, देखो ये बात मैंने अभी बोली थी आपको कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिन पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, कौन सी सलाह पर, लिखित रूप से उनकी सलाह लेता है और उनकी लिखित सलाह पर क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, उस अध्यादेश का मतलब क्या हो गया, एक टेम्पररी कानून है, अस्थायी कानून कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं हम, एक अस्थायी कानून जारी कर सकता है। ठीक, अभी जो अस्थायी कानून है या अस्थायी जो कानून बनाया जिसका हम अध्यादेश कह रहे हैं वो कितने समय के लिए लागू रहता है, तो अध्यादेश जारी होने के 6 माह के भीतर संसद का सत्र होना आवश्यक होता है। यानी अध्यादेश जारी कर दिया तो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी कर दिया, उस जारी करने के 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, संसद का सत्र होना आवश्यक होता है। क्योंकि आपको पता है कि संसद की जो 2 बैठकें होती है उनके बीच न्यूनतम जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 माह के अंदर से तो क्या होगा, 6 माह के अंदर के अंदर एक ना एक तो अध्यादेश होगा, ये संसद का अधिवेशन होगा। और अधिवेशन में क्या होगा कि यह अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक माना जाता है। यानी जैसे माना कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा था और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, अब वह अध्यादेश कब तक रहेगा, सबसे पहली बात तो जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसके 6 माह के अंदर, अध्यादेश जारी करने के 6 माह के अंदर संसद का सत्र होना आवश्यक है। और जिस दिन से संसद का सत्र जो प्रारंभ होगा उस प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक, संसद का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन तक वह अध्यादेश मान्य रहेगा। क्लियर। अब क्या होगा कि 6 सप्ताह के भीतर यदि यह अध्यादेश संसद द्वारा स्वीकृत हो जाए, 6 सप्ताह के लिए जारी रहता है, मैंने कहा आपको संसद के अधिवेशन लगने से 6 सप्ताह तक वह जो है अध्यादेश मान्य होगा। और अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर उस अध्यादेश पर क्या है विचार विमर्श किया जाए, उस अध्यादेश के प्रस्ताव को संसद में रखा जाए और 6 सप्ताह के अंदर ही उस अध्यादेश पर अगर स्वीकृति मिल जाती है संसद की, तो वह क्या बन जाएगा, अध्यादेश कानून बन जाएगा। लेकिन संसद द्वारा उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने पर वह जिस दिन अस्वीकृत किया जाता है उस दिन से 6 सप्ताह के भीतर ही क्या माना जाता है, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात। देखो राष्ट्रपति जब क्या है कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर क्या करता है, एक अस्थायी कानून बना देता है। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है संसद और राष्ट्रपति के दोनों के पास होता है कि संसद पहले उस विधेयक बनाती है और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तब वो कानून बनता है। लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो विधेयक कैसे बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह लेगा और एक कानून बना देगा। लेकिन वो जो कानून होगा कुछ समय के लिए ही होता है, अस्थायी होता है। क्लियर। अब वो कानून बना तो उस कानून बनने के 6 माह के भीतर संसद का बैठक अर्थात अधिवेशन होना आवश्यक होता है। उस अधिवेशन में जिस तारीख से संसद का अधिवेशन स्टार्ट होगा उस तारीख से 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन तक वो अधिवेशन क्या होगा, मान्य होगा। और 6 सप्ताह के भीतर क्या करना पड़ेगा संसद को, उस अधिवेशन पर जो अधिवेशन बनाया, अस्थायी कानून बनाया है ना, अध्यादेश जो लाए, उस पर क्या करनी पड़ेगी, सुनवाई करनी पड़ेगी। संसद को उस पर विचार करना पड़ेगा, है ना। जब विचार करेंगे और अगर वो उस अधिवेशन का प्रस्ताव, अध्यादेश का प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, यानी जो अध्यादेश हमने जारी किया था राष्ट्रपति महोदय ने, वह अध्यादेश अगर संसद उसका प्रस्ताव पारित कर देती है तो वह अध्यादेश जो है वह क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून। तो वो फिर जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वो एक अस्थायी कानून नहीं रहेगा, फिर परमानेंट कानून हो जाएगा। लेकिन जब तक अध्यादेश पारित नहीं होता है संसद के दोनों सदनों में, तब तक तो वो अस्थायी कानून ही होता है। लेकिन अगर संसद उसको अस्वीकृत कर दे, उसको नहीं माने, उस प्रस्ताव को खारिज कर देवे, तो 6 सप्ताह के भीतर, जिस दिन खारिज करती है उससे 6 सप्ताह के भीतर वह अध्यादेश क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो भारत में सर्वाधिक अध्यादेश अभी तक किसने जारी किए हैं, तो एक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। कौन थे, फखरुद्दीन अली। तो फखरुद्दीन अली एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक मात्रा में अध्यादेश जारी किए थे। क्लियर। ये थी हमारी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, विधायी शक्ति पढ़ी,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति पड़ी। अब बात करते हैं वीटो शक्ति की। वीटो शक्ति अथवा वीटो पावर किसको कहा जाता है? कि संसद द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि संसद ने कोई विधेयक पारित किया तो वह किसके पास जाएगा? पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उस पर उसको अनुमोदन कर देगा, राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? एक अधिनियम। ऐसी परिस्थिति में उस विधेयक को अनुमति देने पर वह अधिनियम का रूप ले लेता है और इस प्रकार राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। देखो, जैसे ही विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हो जाएंगे। पहला विकल्प वह है कि वह विधेयक को क्या कर देवे? अनुमति दे देवे। दूसरा विकल्प है वह विधेयक को अनुमति ना देवे। और तीसरा विकल्प वह है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा भी सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं राष्ट्रपति के पास। जैसे ही विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, उसके पास 3 ऑप्शन हो गए। पहला, उस विधेयक को अनुमति दे देना, दूसरा अनुमति नहीं देना, और तीसरा उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देना। ठीक, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास ये जो पावर है इनको कहा जाता है वीटो शक्ति। क्या कहा जाता है? वीटो शक्ति। और इस वीटो शक्तियां जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है अत्यंतिक वीटो, दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो, और तीसरी जो वीटो शक्ति है उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो अथवा जेबी वीटो। क्लियर? हम एक एक वीटो को आगे, एक एक वीटो पावर को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अत्यंतिक वीटो पावर की। अत्यंतिक वीटो होता क्या है? कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, तब विधेयक का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी ऐसी कंडीशन जब विधेयक अनुमति नहीं दे, ना तो उसको अनुमति दे और ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजे, सिर्फ राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने अपने पास रख दिया, उसको अनुमति दी नहीं, तब वो विधेयक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। और ऐसी शक्ति को, राष्ट्रपति की जो शक्ति है, जिस शक्ति के तहत उस विधेयक को अनुमति नहीं देता है, ऐसी शक्ति को क्या कहा जाता है? अत्यंतिक वीटो पावर। क्या कहते हैं? अत्यंतिक वीटो। क्लियर? सामान्यतः इस शक्ति का प्रयोग, अब इस शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? तो सामान्यतः इस शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक हेतु किया जाता है। अब बात करेंगे सर, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? अर्थात यदि कोई व्यक्ति या कोई ऐसा विधेयक जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लाया जाता है जो संसद में मंत्री नहीं है। क्या नहीं है? मंत्री। यदि कोई विधेयक संसद के गैर सरकारी सदस्य अर्थात जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा कोई विधेयक संसद में रखा जाता है, ठीक, और संसद में रखकर वो पारित हो जाए, क्या किया जाए? कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा, संसद के गैर सरकारी सदस्य। और गैर सरकारी सदस्य किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो संसद में मंत्री नहीं हो, संसद का सदस्य तो है लेकिन संसद में क्या नहीं है? कोई मंत्री नहीं है, और उसके द्वारा अगर विधेयक लाया गया तो वो विधेयक क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। और उस ऐसी कंडीशन में उस विधेयक के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्लियर है बात? फिर बात करें कि अगर गैर सरकारी के अलावा कोई मंत्री अगर विधेयक ले आया, ऐसा कौन? मंत्री। कोई सरकारी अगर विधेयक हो, देखो पहला भी विधेयक बताया मैंने, गैर सरकारी विधेयक। और विधेयक जो है एक तो सरकारी हो सकता है और गैर सरकारी। गैर सरकारी तो किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, गैर सरकारी तो किसी संसद के सदस्य द्वारा लाया जाएगा, लेकिन सरकारी विधेयक जो है संसद के मंत्रियों द्वारा लाया जाता है। ठीक, तो गैर सरकारी विधेयक अगर संसद के किसी सदस्य द्वारा लाया गया जो मंत्री नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको अनुमति देने से मना कर सकता है। क्लियर? लेकिन अगर संसद के मंत्रियों द्वारा कोई विधेयक लाया जाएगा तो उसको कहेंगे सरकारी विधेयक। और सरकारी विधेयक पर इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व क्या दे देवे? त्याग पत्र दे देवे। माना कि सरकार ने कोई विधेयक पारित किया है ना, संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया, और पारित होने के बाद कहाँ जाएगा वो? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति की अनुमति देने से पूर्व अगर वो जो संसद थी, जो लोकसभा थी, जो मंत्रिपरिषद था, उसने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है कि जब वो मंत्रिपरिषद ही नहीं है तो उस विधेयक को अनुमति नहीं देता है। तो उस विधेयक को क्या कर सकता है? अनुमति नहीं दे सकता है। एक तो पावर ही हो गया। दूसरा, अगर जब नई सरकार बनेगी उसके स्थान पर, तो अगर नई सरकार बने और वह राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करे कि आप इस अधिनियम पर अनुमति नहीं दें, तब राष्ट्रपति क्या करता है? अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके उसकी जो उस विधेयक को जो है अनुमति नहीं देता है। क्लियर है बात? अत्यंतिक वीटो। देखो, वीटो शक्ति 3 प्रकार की, अत्यंतिक, निलंबनकारी, और एक थी आपकी, एक तो अत्यंतिक बताई मैंने, एक निलंबनकारी बताई। और अत्यंतिक के अंदर मैंने बताया कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति नहीं देनी हो तब विधेयक कौन सा होगा? अत्यंतिक विधेयक होगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वह विधेयक स्वयं समाप्त हो जाता है। अब विधेयक में मैंने कहा कि आप 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक तो संसद के मंत्रियों द्वारा लाया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं संसद के सिर्फ सदस्यों द्वारा लाया जाता है जो कि संसद के मंत्री नहीं होते। तो गैर सरकारी विधेयक अगर होगा तो राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को क्या कर देगा? रोक देगा। और अगर सरकारी विधेयक है
और विधेयक को पारित होने से, यानी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा और विधेयक पारित नहीं हुआ उससे पहले अगर वो जो है, जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो क्या कर देवे, त्याग पत्र दे दे, है ना। जिस मंत्रिपरिषद ने उस विधेयक को पारित किया, अगर वो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देवे, तब राष्ट्रपति क्या करता है, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके उसको अधिनियम विधेयक को रोक देता है। अथवा अगर रोके नहीं और नई सरकार बन जाए उसकी जगह, और नई सरकार बनने के बाद वह नई सरकार राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करे कि भाई उसको इस विधेयक को रोक दो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को अनुमति देने से रोक सकता है, उसको अनुमति नहीं देता। तो ऐसे पावर को कहा जाता है अत्यंतिक वीटो। उसके बाद बात करेंगे हम निलंबनकारी वीटो की। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनाने से रोकने हेतु, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनाने से रोकने हेतु धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त, देखो यहाँ पर हम धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की बात नहीं करें, इन दोनों को यहाँ पर छोड़ना पड़ता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनाने से रोकने हेतु संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि वह क्या करता है, उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए लौटाता है, लेकिन वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को नहीं लौटा सकता। तो अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है तो वह शक्ति कौन सी होगी, उसकी निलंबनकारी वीटो होगी। कौन सी होगी, निलंबनकारी वीटो। क्लियर। इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वेंकटरमन, एक राष्ट्रपति थे हमारे वेंकटरमन, उन्होंने किया था। और वह किसके लिए किया था, एक विधेयक आया था संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक था, और उस विधेयक पर क्या किया उन्होंने कि संसद सदस्यों का जो पेंशन संबंधी विधेयक था उस विधेयक को क्या किया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था सबसे पहले। ठीक, तो वो कौन सी शक्ति थी, निलंबनकारी वीटो। लेकिन ध्यान रखें, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। ठीक, तो अर्थात धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होगा उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब इस शक्ति का दूसरी बार प्रयोग, पहली बार तो वेंकटरमन ने किया और दूसरी बार प्रयोग हमारे महान राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। और वह किया था सांसदों की अयोग्यता के निवारण संबंधी विधेयक के संबंध में। ठीक, एक विधेयक था सांसद की अयोग्यता संबंधी निवारण विधेयक था। उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ने क्या किया, उस विधेयक को पुनः संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। तब ऐसी कंडीशन में जो उन्होंने शक्ति प्रयोग की वह कौन सी शक्ति कहलाती है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। क्लियर है, दो वीटो देख लिए हमने। अगला जो वीटो है वह है पॉकेट वीटो, अथवा जिसे कहा जाता है जेबी वीटो भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को न तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है और न ही उसे स्वीकृति देता है। देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अत्यंतिक वीटो, उसमें कहा था कि राष्ट्रपति स्वीकृति ही नहीं देता है। ठीक, और दूसरा पढ़ा निलंबनकारी, तो उसमें पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन अगर बात करें ना तो उसको स्वीकृति दे और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटावे, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, उस विधेयक को अपने पास ही रख लेता है। उस विधेयक को अपने पास ही रख लेता है। तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो, अर्थात उस विधेयक को उसने क्या कर दिया, अपने पॉकेट में डाल दिया, अपनी जेब में डाल दिया। इसलिए इसको पॉकेट वीटो अथवा जेबी वीटो भी कहते हैं। ठीक, इस स्थिति में विधेयक जो है राष्ट्रपति की जेब में पड़ा रहता है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह, हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने किया था। और कौन से संशोधन विधेयक पर, भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अत्यंतिक वीटो में तो विधेयक को स्वीकृति नहीं दी जाती है। निलंबनकारी वीटो में विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया दिया जाता है। और पॉकेट वीटो में ना तो स्वीकृति देंगे ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। और राष्ट्रपति क्या करता है, अपने जेब में पड़ा हुआ रखता है उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। क्लियर, ये देखिए हमने वीटो शक्तियां। अब राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां है उसमें हमने कार्यपालिका की देखी, विधायी शक्तियां देखी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखी, वीटो शक्ति देखी, और उसमें लास्ट जो शक्ति है वह है न्यायिक शक्ति, अर्थात न्यायपालिका से संबंधित क्या क्या शक्तियां है राष्ट्रपति के पास। इसमें बात करेंगे हम संविधान का अनुच्छेद 124, संविधान का अनुच्छेद 124। और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के और अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय तो पूरे भारत का होगा और उच्च न्यायालय होते हैं हर राज्यों के। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य जो भी न्यायाधीश होते हैं, अर्थात जो मेन जज और अन्य जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति स्वयं करता है। क्लियर। इसके अलावा अनुच्छेद 72 के तहत, ये बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के पास बहुत ही अच्छी शक्ति है। और इस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकता है राष्ट्रपति, किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को माफ कर सकता है, तथा मृत्यु दंड की जो सजा होती है उस सजा को क्या कर सकता है, समाधान करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो जैसा कि आपको पता है, हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां देखी। सबसे पहली कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी हमने देखी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसके बाद देखी हमने वीटो शक्ति, और उसके बाद हमने न्यायिक शक्तियां देख ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।